हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है अपनी पाठशाला गणित में जुड़ने के लिए। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथ में एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया हूं। जो जिस टाइप का प्रश्न यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, मैं उन्हीं इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व करूंगा और उनके पीडीएफ बना करके आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो मैं सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, वास्तविक संख्याएं से। प्रतिदिन ऐसे एक एक चैप्टर सॉल्व करूंगा और आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, सारे सवाल लगाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, हर बार आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 130 और 280 का मासा किस विधि से निकालना है हमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक, तो हल करते हैं। 130 और 280 का मासा किस विधि से, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ठीक। इस विधि से हम क्या करेंगे, इसका मासा निकालेंगे। तो 130 छोटा है 280 से, तो हम 130 से भाग देंगे कितने, 280 में। चलिए भाग देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना। हाँ, एक ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये, 2 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, 260। ठीक, यहाँ 0 आया, यहाँ 2 आया, 0 आया। फिर क्या करेंगे, जो इसका शेषफल आया है, इसके शेषफल से भाग देंगे हम 130 में। तो चलिए, इसके शेषफल से हम भाग देते हैं 130 में। तो कितनी बार जाएगा, 20 छक्का 120, 6 बार जाएगा। 3 में से 2 गए, 1, 0। अब 10 को क्या करेंगे, भाग देंगे 20 में। ठीक, 10 गुना 20, कितना आ गया, 0, 0। ऐसे करते रहेंगे जब तक यहाँ शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो इसका अंतिम भाजक होगा, यही क्या होगा, इन दोनों का मासा होगा। चलिए, 130 और 280 का मासा बराबर कितना आया, 10। कितना आया, 10। ये लग गया। चलिए, अब उसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल क्या होता है। इसी में का अगला सवाल। चलिए, तो ये लगाते हैं 426 और 576। 426 और 576 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए ना, मतलब मासा ज्ञात कीजिए। इसे हल करते हैं। तो 426 छोटा है 576 से, तो छोटे से हम बड़े में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए, 426 से भाग देते हैं 576 में। ठीक, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 6 में से 6 गए, 0, 7 में से 2 गए, 5, 1। फिर उसके बाद यहाँ इसको लिख देंगे। फिर 150 से भाग देंगे। लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये 300 आया, 6, 2, 1। ठीक, 126 से भाग देंगे 150 में।
ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो अब लिखेंगे 10 में से 6 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गए 0, 126, 24 पंचे 120, यहाँ क्या अच्छा 2 2। फिर उसके बाद इससे भाग दे देंगे, क्या आएगा 6 चौको 24, 0 0। ऐसे करते रहेंगे जब तक कि यहाँ 0 0 ना आ जाए। जब 0 0 आ जाएगा तो इसे बंद कर देंगे। तो अब क्या, जो इसका अंतिम भाजक होगा वही क्या होगा, इन दोनों का मासा होगा। तो 426 और 576 का मासा बराबर कितना आया है, 6 आया है। कितना आया है, 6 आया है। ठीक लग गया। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड के पेपर में, 2 नंबर का सवाल आता है। तो ऐसे एक और लगाते हैं, ठीक ऐसे एक और लगा लेते हैं, वो भी बहुत पूछा जाता है इसलिए हम लगवा रहे हैं कि छोटे ना हो। तो 165 और 255, ये तीनों सवाल बहुत पूछे जाते हैं इसलिए तीनों हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। तो 165 और 255 किस विधि से लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक, अब 165 छोटा है 255 से, तो 165 से हम भाग देंगे किसमें, 255 में। चलिए करते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 में से 5 गए 0, 5 में से 6 जाएगा नहीं, हाथ से लेंगे, 15 में से 6 गए 9, 1 में से 1 गए 0, 165। अब चलिए ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, ये भी जाएगा 1 बार। तो ये आया 5, 16 में से 9 गए 7। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 90। फिर उसके बाद ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक, यहाँ इतना आया। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 7 गए 1, 15। फिर उसके बाद 15 बचे 75, 0 0। इसमें भी 0 आ गया। जो इसका अंतिम भाजक होगा क्या होगा, इन दोनों का मासा होगा। 165 और 255 का मासा बराबर कितना आया, 15। ये तीनों सवाल बहुत पूछे जाते हैं इसलिए हम तीनों को हम हल करवा दिए। ठीक, इसके बाद आता है जो, अब उसे देखते हैं दूसरे टाइप का है वो। चलिए, उसके बाद आता है दूसरा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। क्या, लासा ज्ञात कीजिए। ठीक, उसमें क्या है, चलिए हम कोई एक संख्या लेकर के ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या लेते हैं, 6, 72 और 120, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो चलिए हल करते हैं। इसका क्या, एक बार हम मासा निकालते हैं, एक बार लासा निकाल लेते हैं। चलिए, तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना आएगा, 2 3। फिर उसके बाद 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसे हम जल्दी भाग भी इससे कर लेते हैं, इससे आसान पड़ेगा। तो 2 1 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 कम 2 2 8 16, 2 2 9 18, 3 3 त्रिका 9 3। ये आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, उसके बाद क्या है, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 15, 3 5 5 न, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 पंचे 120। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5।
ठीक, चलिए इसे लिख लेते हैं इसके पावर में। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब उसके बाद क्या करते हैं, 6, 72 और 120 का मासा बराबर क्या आएगा, 6, 72 और 120 का मासा बराबर क्या आएगा। देखिए मासा क्या करते हैं, इन तीनों में जो कॉमन हो, इन तीनों में जो कॉमन हो वही हम लेंगे बस, इसके अलावा नहीं लेंगे। इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2 कॉमन दिख रहा है। इन तीनों में क्या दिख रहा है, ये 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक, ये 2 लेंगे, नहीं तो इसमें ले लेते हैं। इसमें का लेंगे तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है ना। ये जब ये कॉमन दिख रहा है, इसकी सबसे छोटी घात वाली लेंगे बस। इसकी सबसे छोटी घात वाली कौन है, ऊपर वाली है, ये लेंगे। उसके बाद क्या है, इसके बाद 3 भी कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी लेंगे। ठीक, तो इसमें भी सबसे छोटी घात लेंगे बस, ये। तो क्या आया, 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6। इसका मासा क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम 6, 72 और 120 का लासा ज्ञात कर लेते हैं। क्या, लासा। तो चलिए इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी पावर है क्रम से लिखेंगे। ये 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 है, 5 है, तो सबको लिखेंगे। तो देखिए 2, इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वही लिखेंगे। इसमें तीनों में 3 थे, मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है, तो हम सबसे बड़ी पावर वाला 3 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इन तीनों में सबसे बड़ी पावर किसकी है, इसकी है, तो ये वाला लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 5 है, 5 भी लिख लेंगे। तो चलिए सबको विस्तार कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब लिखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 या 72 पंचे 360 आ गया। मासा आया 6 और लासा क्या आया, 360 आया। तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं जो अगला सवाल आता है, ये भी 2 नंबर में आता है। तो उसके बाद अगला सवाल आता है जो बहुत पूछा जाता है पेपर में, हर बार आता है। क्या, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, क्या मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या तब हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम B/A लिख दे, जहां क्या है, जहां A B एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, B√2 बराबर A। चलिए दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, ये 2b का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या देखने को मिला कि अतः ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। अतः ए स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा ना। तो दो ए को ए को विभाजित करेगा, ए को विभाजित करेगा ना। तब क्या हो जाएगा, जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो ए तब 2 ए को विभाजित करेगा ना। इसके मतलब इसमें क्या होगा, ए में, इसके मतलब ए में 2 का गुणनखंड है। तो चलिए ए बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2c, क्योंकि इसमें भी क्या है, 2 का गुणज है। ये कह रहा है कि 2 ए को विभाजित करेगा, जब 2 ए को विभाजित करेगा इसके मतलब ए में 2 का गुणनफल है। ए को लिख सकते हैं 2c, जहां c एक पूर्णांक है। क्या है, c एक पूर्णांक है ना। तब ए का मान रखने पर, चलिए तब ए का मान रखने पर इस पे रख देते हैं। ए का मान क्या है, ए स्क्वायर है ना, ए बराबर क्या 2c है। चलिए ये करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 2b का स्क्वायर, यहाँ आएगा 4c का स्क्वायर ना। अब यहाँ आएगा, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, यह इतना, ठीक। अब इतना आ गया। अब अतः बी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तब 2 बी को विभाजित करेगा, तब 2 बी को विभाजित करेगा। जब क्या हो जाएगा, 2 बी को विभाजित करेगा, इसके मतलब हमें देखने को मिला कि इन दोनों में ए और बी में 2 कॉमन है। क्या दिखा, ए और बी दोनों में क्या दिखा, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है। तो चलिए लिखते हैं, ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ 2 है। इससे इस तथ्य को विरोधाभास होता है कि ए और बी सअभाज्य है। क्या है, सअभाज्य। इससे यह स्पष्ट होता है ना, क्या है, इससे इस तत्व को विरोधाभास हो जाता है कि होता है कि ए और बी सअभाज्य है। जब ए और बी सअभाज्य है ना, तब यह विरोधाभास
हमारी कल्पना के कारण होता है। के कारण होता है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है? रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे सिद्ध होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, 2 नंबर का आता है, कभी कभी 4 नंबर में पूछ लिया जाता है और हमेशा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके स्थान पर बदल दिया जाता है, रूट 2 के स्थान पर रूट 3 हो जाता है, रूट 5 हो जाता है, या 2 रूट 3 हो जाता है, ऐसे करके आता है। अगर रूट 3 हो जाएगा तो हमें सिर्फ यहाँ क्या कर देना है, यहाँ रूट 3 कर देना है। तो लिखा जाए सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे इसे किए थे, यहाँ क्या कर देंगे, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो रूट 3 बराबर a बटे बी, जहाँ a और b एक पूर्णांक है। तो इससे क्या कर देंगे, इसमें त्रिज्या गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसके मतलब a स्क्वायर में 3 से a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है ना। a स्क्वायर क्या होता है, 3 से विभाजित होता है। अतः तब 3 क्या हो जाएगा, a को विभाजित करेगा। 3 क्या करेगा, a को विभाजित करेगा। इसके मतलब a में 3 का गुणनखंड है ना, जहां c क्या है, एक पूर्णांक है, इसे लिखेंगे 3c। क्या लिखेंगे, 3c। तब a का मान क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा, जब a का मान इस समीकरण में रखेंगे तो आ जाएगा 3b का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना 3b का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर 3c। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी जब 3c स्क्वायर हो गया, इसके मतलब b स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, तब 3b को विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ 3 है। क्या है, क्या देखने को मिला, एक उभयनिष्ठ 3 है। इससे इस तथ्य को विरोधाभास होता है कि a और b सहाभाज्य है। जब a और b सहाभाज्य है, मतलब ये इसमें क्या है, 3 का दोनों में a और b में दोनों में 3 का गुणन खंड है। इससे यह विरोधाभास होता है कि a और b सहाभाज्य है, ये सहाभाज्य गुणनखंड है ना। तो यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण होता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे सिद्ध होता है कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये 4 नंबर में 2 नंबर में ये सवाल आता है। तो अब हम इसके बाद एक सवाल और आता है जो पूछा जाता है 2 नंबर में, उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है, संख्या 0.666 ... को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, अब क्या करना है, संख्या 0.666 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए।
चलिए हल करते हैं कि माना x बराबर 0.666 डॉट डॉट, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, 10 से गुणा करवा देते हैं। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर करवा दीजिए, कितना आएगा, 10x बराबर 6.6, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक अंक दशमलव के इस पार आ जाएगा। कितना हो गया, इसे समीकरण 1 रख लेते हैं, इसे समीकरण 2 रख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। 10 में से 1 यक्स घटा देंगे तो कितना आएगा, 9x। इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0, फिर क्या आएगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, तो ये आया। अब 6/9 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये आंसर आ गया। ठीक, P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3, यही आंसर होगा। तो ऐसे इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा आज एक चैप्टर खत्म हो गया, वास्तविक संख्या खत्म हो गई। अगला कल हम देखेंगे जो भी अगला चैप्टर है उसके बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।